타오에 다시 오신 것을 환영합니다. हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका सबसे एंटरटेनिंग रिकैप्स की दुनिया में। आज की हमारी स्टोरी एक जावास एंटरप्रेन्योर की है जिसका नाम सैरी है। आज सैरी की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है क्योंकि वो कल अपने पिता की कंपनी की मालकिन जो बनने वाली है, लेकिन आज उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो सीधा सरहद के पार जा पहुंची। तो शुरुआत में हम एक शानदार गाड़ी से सैरी को उतरता हुआ देखते हैं। वो एक इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर है जो एक बड़ी कंपनी को अपनी उंगलियों पर चलाने का दम रखती है। आज शाम उसकी मुलाकात एक चश्मे वाले लड़के चा सांग से है जो कोरिया की एक जानी मानी हस्ती है। सैरी नहीं जानती थी कि उसे इस वक्त शूट किया जा रहा था। इससे पहले कि उसकी ये फुटेज इंटरनेट पर वायरल होती, सैरी के चमचों ने उसके चेहरे को छिपाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उस पिक्चर को देखकर सैरी जोर जोर से पेट पकड़कर हंसने लगी क्योंकि वो चा संग को ठीक से जानती तक नहीं। सैरी चाहती थी कि कम से कम उसकी ज्वेलरी को डिस्प्ले किया जाए, आखिर वो ऑर्नामेंट ही तो उसकी रोजी रोटी है। अगले दिन मॉल में लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाने लगे। उसके बॉडीगार्ड्स को डर है कि कहीं चा संग की फीमेल फैंस ऊपर से हमला ना कर दे। इस बीच उसे एक कॉल आता है जिसे वो पहचान नहीं पाई। ये उसका बड़ा भाई सेजुन था। वो उसे खबर देता है कि उनके पिता आज जेल से रिहा हो रहे हैं और वो अपने तीनों बच्चों से एक साथ मिलना चाहते हैं। सैरी बिना कुछ कहे सेजुन का नंबर ब्लॉक कर देती है। सेजुन और उसकी वाइफ के मन में आज ढेरों लड्डू फूट रहे होंगे क्योंकि उनके पिता आज वारिस भी घोषित करने वाले हैं। यून जॉन घोटाले के चक्कर में जेल गया था और आज वो रिजाइन भी करने वाला है। शाम होते ही सेजुन और उसकी वाइफ कुछ ज्यादा ही चमचागिरी करते नजर आते हैं। वो सेयोंग और उसकी पत्नी को लालची कहते हैं। इसी बीच सेजुन की हाथापाई की बात भी उछल गई। सेयोंग को भी एक फ्रॉड के चलते धर लिया गया था। उसने बेल देकर खुद को छुड़वाया था। धीरे धीरे दोनों भाई एक दूसरे को नीचा दिखाने की हद पार करने लगते हैं। तभी यून जून सैरी के बारे में पूछता है। सेजुन कुछ बताता इससे पहले सैरी उन सबके सामने आ खड़ी होती है। वो उनका हालचाल लेकर जैसे ही निकलने वाली थी, यून ने कहा कि वो सैरी को अपना ओहदा देना चाहता है, जिसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। सैरी को चेयरमैन उसकी काबिलियत के वजह से बनाया जा रहा है। उसने 10 साल पहले अपने दौलतमंद परिवार को छोड़कर खुद कुछ करने का फैसला किया था और आज सैरी $1 मिलियन कंपनी की मालकिन है। सैरी अपने भाइयों पर भी निशाना साधते हुए कहती है कि अगर वो चेयरमैन बनी तो फ्रॉड और लालची सीईओज को सबसे पहले छुट्टी देगी। उसने खुशी खुशी अपने पिता की दी गई जिम्मेदारी को कबूल कर लिया, पर सैरी को कुछ दिनों का वक्त चाहिए ताकि वो अपने बिजनेस के कुछ लॉन्जेस पे काम कर पाए। सबकी बोलती बंद करके सैरी वहाँ से निकल जाती है और जाते वक्त उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। आज सैरी काफी खुश है, इसलिए उसने पैराग्लाइडिंग करने का फैसला किया है। आज हवाएं भी तेज हैं, लेकिन ये हवाएं सैरी के जोश और उसकी कामयाबी के आगे हल्की है। सैरी इन मोमेंट्स को काफी एंजॉय करती है, लेकिन कुछ ही देर आसमान की सैर करते वक्त जब वो आने वाले पलों को सजो रही थी, तभी हवा अपने रुख और रफ्तार बदल लेती है। अचानक उसने एक ट्रैक्टर को हवा में उड़ते हुए देखा क्योंकि उसके ठीक सामने एक विशाल बवंडर है जो सैरी को अपने तूफानी हवाओं में उड़ा ले जाता है। फिर हम सीधा मिलिट्री बेस की ओर चलते हैं जहाँ नॉर्थ कोरिया की आर्मी को अचानक कुछ घुसपैठियों की खबर मिलती है। जब वो पहुंचे तो उन्होंने साउथ कोरिया के सैनिकों को देखा जिन्होंने उनके आदमियों को गोली की नोक पर बिठाया हुआ था। वो लोग दूसरे मुल्क की प्रॉपर्टी को चुराते वक्त पकड़े गए हैं। कैप्टन का कहना है कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगा। इसी बीच सामने वाले हमला कर देते हैं। तभी ऊपर से ऑर्डर आते हैं कि साउथ कोरिया वालों से कोई नहीं लड़ेगा। कुछ देर बाद जनरल आकर जियोंग से रिपोर्ट लेता है। वो नहीं चाहता कि जियोंग अपने देश के लोगों पर कार्रवाई करे, लेकिन जियोंग तो साउथ वालों से वादा कर चुका है। वो जो क्योल के आदमियों से भी पंगा लेने को तैयार है, जिसके बारे में जनरल किन ने पहले से ही चौकन्ना कर दिया था। जियोंग के साथी उस रात उसे दोस्त देते हैं और 60 साल पुरानी वाइन को एंजॉय करते हैं। उन्होंने अपनी थकान उतारने का नया रास्ता चुना है। सैरी की ओर वापस चलते हुए उसे पेड़ पर लटका हुआ दिखाया जाता है। उसका सेक्रेटरी सैरी को ढूंढते हुए पागल हुआ जा रहा है। वो किसी तरह सैरी का पता लगाना चाहता था। सुबह की सूरज के साथ सैरी नींद से जागती है और खुद को बेलों में फंसा हुआ पाती है। उसका शरीर दर्द से टूट रहा है। सैरी का माइक भी बेकार हो चुका है। वो चिल्लाकर किसी को बुलाने की कोशिश करती है, जिसे जियोंग और उसका एक साथी सुन लेता है। जियोंग ने जैसे ही सैरी को देखा, उसने अपनी गन उस पर तान दी। सैरी ने देख लिया कि वो नॉर्थ कोरिया का फौजी है। बंदूक के डर से वो किसी तरह नीचे आ जाती है और सीधे जियोंग की गोद में आ गिरती है। सैरी अपना नाम बताने में काफी हिचकिचाती है। उसे लगा कि जियोंग साउथ कोरिया में किसी सीक्रेट मिशन पर आया है। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों के बीच जब सैरी निकलने की कोशिश करती है, तब जियोंग उसे रोक लेता है। वो उसकी गलतफहमी मिटाने के लिए बता देता है कि सैरी इस वक्त
वक्त नॉर्थ कोरिया में है। अपनी जान बचाने के लिए सैरी को सब कुछ सच बताना पड़ा। वो उसकी बातों से सहमत है, पर बिना जांच किए तो उसे बिल्कुल नहीं जाने दिया जाएगा। सैरी ने सोचा अब सीधा उसे काला पानी की सजा होगी। वो अपने घर दौड़कर जाना चाहती थी, पर शायद उसे लैंड माइन्स के बारे में नहीं पता था। जियोंग ने कहा कि वो इस इलाके से उसकी मदद के बिना नहीं निकल पाएगी, लेकिन इसी बीच उसने खुद एक माइन पर पैर रख दिया। उसने अपनी मदद के लिए एक माइक्रोफोन निकाला जो पानी में गिर पड़ा। अब जियोंग हिल तक नहीं सकता था। अगर वो सैरी को मारता है तो उसे माइन के फटने तक यहीं खड़ा रहना होगा। सैरी मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकलती है। इतने में कैप्टन जियोंग का साथी भी आ गया, जिसे उसने जासूस लड़की के बारे में सब कुछ बता दिया। पर बाकी के फौजी तो वाइन पीकर मस्त थे। पिजन को अब खुद ही जियोंग को इस मुसीबत से बचाना होगा। जियोंग कहता है कि उसे पिजन पर भरोसा है, पर असल में वो अंदर से कांप रहा है। पलक झपकते ही जियोंग माइन से मुक्त हो जाता है, मगर सैरी को अब भी वापस का रास्ता नहीं मिला है। बाकी के फौजी तो उस जासूस लड़की को ढूंढते ही मार डालना चाहते हैं। उनमें से एक सैरी को देख लेता है। वो उसका काफी दूर तक पीछा भी करता है ताकि सरकार से फ्री का मेडल ले सके, लेकिन एक फौजी से ज्यादा तो सैरी फुर्तीली निकली। सैरी ने सोचा कि ये फौजी तो जरूर कुछ खड़ूस ने भेजे होंगे। सैरी को पकड़ा जा सकता था, पर वो बॉर्डर पार कर चुकी है और रेलिंग पर खड़े होकर फिर से फौजियों को देखती है, पर वो किसी की एक न सुनकर वहां से नीचे कूद जाती है। बाकी के कामचोर फौजियों से बचते हुए सैरी काफी आगे निकल चुकी है। वो थकी हुई हालत में लगातार दौड़ती हुई आगे चली जाती है। सैरी की मॉम उसके लिए काफी परेशान है। सैरी की भाभी ने उसके खिलाफ अपने एम्प्लॉयज को भी भड़काना शुरू कर दिया। उसके मगरमच्छ के आंसू सैरी की लापता होने की बात सुनते ही मुस्कुराहट में बदल जाते हैं। अब उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो अपने दोस्तों से कहती है कि मेरी प्रेयर करने से पहले ही भगवान ने मेरी सुन ली। सेयोंग और सुजन को सैरी से ज्यादा चिंता इस बात के फैलने की है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनके स्टॉक प्राइस उनकी नियत की तरह नीचे गिर सकते हैं। सेयोंग पूछता है कि आप कब तक सैरी की खोज जारी रखोगे, और 2 दिन सुनते ही उन दोनों के चेहरे पर 12 बज जाते हैं। वो ऑफिसर को इशारा देते हुए कहती है कि अब तक तो जानवर सैरी को कच्चा चबा चुके होंगे। जब सैरी हंसते हुए कल घर से बाहर आ रही थी तो उसकी मॉम ने उसे पीछे से रोककर उसे लालची कहा था, जो सिर्फ यहाँ अपना हिस्सा हड़पने आई है। सैरी बाहरी मन से मुस्कुराते हुए कहती है कि जब जब भी उसे डर लगता है उसकी जुबान पर सिर्फ माँ का नाम आता है, उस माँ का जो कि कभी थी ही नहीं। कल की वही बात सैरी की मॉम के मन को कचोट रही है। इस वक्त सैरी जिस हाल में है उसका अंदाजा उसके घर वाले भी नहीं लगा सकते। भाग भाग कर उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी है और उसके पैरों में कई घाव भी हो चुके हैं। लेकिन एक गलत फहमी सैरी के मन में ये भी है कि वो बॉर्डर पार कर चुकी है। जब री जियोंग ने कैमरा चेक किया तो सब साफ हो गया कि उसके साथी ड्यूटी पर क्या क्या करते हैं। उसका शराबी दोस्त तो जियोंग की ही गलती बताने लगा। आखिर उसे माइन पर पैर रखने को किसने कहा था? री जियोंग समझ गया कि इस वक्त उसकी शराब ये सब बोल रही है। अगर इस बात की खबर ऊपर गई तो सभी के सभी तय खाने में डाल दिए जाएंगे। रिपोर्टिंग के लिए जाते वक्त वो नए नए बहाने सोचने लगे, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए रडार को दोषी ठहरा दिया। अब वो सैरी को मिलते ही उसे दबोच लेंगे। सैरी काफी देर तक चलने के बाद वो देखती है कि वो जंगल में सिर्फ गोल गोल घूम रही है, इसलिए अब उसने पेड़ों पर निशानी छोड़नी शुरू कर दी। उसी दौरान सैरी की भाभी सेंग सेयोंग को मौके पर चौका लगाने की टेक्निक बताती है। इस वक्त चेयरमैन की पोस्ट भी खाली है। उन्हें कुछ ऐसा करना होगा कि सैरी के आने के बाद भी उसे गद्दी ना मिल पाए। सेंग चाहती है कि सेयोंग कुसुनजुन की तलाश शुरू कर दे, जो उसके पैसे हड़प कर भागा है। कुसुंग अपने सेक्रेटरी मिस्टर रॉ के साथ मुंह छुपाता हुआ घूम रहा है। वो जानता है कि सेयोंग उसे पागल कुत्तों की तरह इधर उधर ढूंढ रहा होगा। उससे अगले 4 दिनों में किसी ऐसी जगह छिपना होगा जहां ना तो कोई इंटरनेट सर्विस हो और ना तो कोई फोन टावर। फिर हमें जनरल किम दिखाए जाते हैं। वो उन्हीं 3 चोरों से मिला हुआ है जो बॉर्डर पर कबर से खजाना चुराते हुए पकड़े गए थे। किम उनसे सारी जानकारी लेकर कहता है कि कैप्टन जियोंग की चिंता छोड़कर उन्हें उन तीनों के इनाम की तैयारी करनी चाहिए। मगर जनरल किम इतना लालची निकला कि उसने उन तीनों की गाड़ियों को खाई में फिकवा दिया। यहाँ तक कि इसकी चश्मदीद गवाह को भी उसने कुचलवा दिया। छानबीन के दौरान जियोंग का शराबी साथी वापस चलने की बात करने लगता है। वो जियोंग से कम्यून पर दया करने को कहता है, लेकिन वो बोल रहा है कि उसमें से हर एक इंसान इसका दोषी है। शराब पीना भी ड्यूटी के दौरान ड्रामा देखने के बराबर है। तभी उसके एक साथी के हाथ सैरी के कपड़े और उसके छोड़े हुए सबूत लगते हैं, जिन्हें फॉलो करके वो सब आगे बढ़ते हैं। सैरी इस वक्त काफी आगे निकल आई है। साउथ कोरिया की बोरियों को देखकर उसने सोचा कि अब वो अपने देश पहुंचकर जेल जाने से तो बच गई। जिसके बाद सैरी ने अपना पूरा जर्नल रेडी कर लिया कि वो घर जाकर क्या खाएगी और कहाँ वो इंटरव्यू देगी। वहाँ के गांव में देखने पर उसने एक अंधेरे के बीच में एक गाड़ी देखी। फोन मांगने पर उसे एक आदमी ने इग्नोर कर दिया। तभी उस गांव में चारों ओर लाइट जल जाती है और सभी ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं जैसे अभी अभी सुबह हुई हो। कुछ लोग नाश्ते के लिए टिकट्स दे रहे थे। तभी एक अलार्म बजता है और घोषणा होती है कि एक्सरसाइज का टाइम हो चुका है। सैरी देखती है कि गांव का हर आदमी गाने पर नाच रहा है। वहाँ कुछ बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं। सैरी के लिए ये सब कुछ सपने जैसा था। आखिर
वो कहाँ आ गई। वहाँ लिखे हुए कुछ बड़े बड़े टेक्स्ट देखकर वो समझ गई कि इस वक्त वो नॉर्थ कोरिया की जमीन पर खड़ी है। जब जनरल की गाड़ी उसकी ओर तेजी से बढ़ रही थी तभी अचानक आकर कोई उसे एक दीवार के किनारे पर छुपा देता है। सैरी ने जब उसका चेहरा देखा तो वो और कोई नहीं बल्कि जियोंग ही था।